स्वराज एक्सप्रेस के हिंद किसान डायलॉग में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो हमें खेती, किसानी, इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी और लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली ऐसी संस्था में जिम्मा निभाते हैं जो जिनके फैसले लोगों पर असर डालते हैं। आज हम बात करते हैं एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ में है संदीप कुमार नायक जी। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूँ कि जब देश में आज़ादी के कुछ बरस बाद इकोनॉमी को अलग रूप देने की कोशिश हो रही थी कि हमारे देश का विकास शहरी, ग्रामीण, कृषि और दूसरे जो इकोनॉमी के सेक्टर हैं वो कैसा हो, तो हमने एक मिक्स इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट अपनाया। उसमें प्राइवेट सेक्टर था, उसमें पब्लिक सेक्टर था और उसमें कोऑपरेटिव सेक्टर था, सहकारिता क्षेत्र। अब सहकारिता क्षेत्र कैसे आगे बढ़े उसके लिए जिम्मा दिया गया नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, जिसकी संसद के कानून के तहत स्थापना की गई 1963 में और बहुत छोटी इक्विटी पूंजी के साथ 30 करोड़ की इक्विटी पूंजी के साथ उसकी शुरुआत की गई। और पहले साल करीब जो है 2.35 करोड़ का कर्जा एनसीडीसी ने सहकारी संस्थाओं को दिया। एक मैंडेट है कि कोऑपरेटिव सेक्टर का डेवलपमेंट करना और उनको सपोर्ट करना, ये एक मैंडेट है एनसीडीसी का। आज अगर हम बात करें, ये सफ़र बहुत लंबा हो गया है और आज एनसीडीसी का जो सालाना एक कर्ज देने का आकार है वो 28,000 करोड़ को पार कर गया है। करीब करीब जो है 78,000 से ज़्यादा या संस्थाएं, कोऑपरेटिव संस्थाएं उसमें हैं और जो बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट है वो 4 लाख से ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं कि देश की कितनी बड़ी आबादी को सीधे प्रभावित करता है ये संस्थान। तो इन तमाम सारे मसलों पर हम बात करेंगे संदीप जी से कि किस तरीके से क्या मैंडेट है, कैसे किस तरह से कर्ज उपलब्ध कराते हैं, कैसे इस पूरे क्षेत्र का विकास करने का जिम्मा एनसीडीसी के पास में है। तो मैं संदीप जी आपसे पहला सवाल मेरा यही है कि जो एनसीडीसी का जो सफ़र है 1963 से और 2.35 करोड़ के छोटे से कर्ज से लेकर के अभी तक जो अब पहुँचे हैं, इतना बड़ा एक आपका दायरा हो गया है, तो उसे आप किस तरह से देखते हैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्थान के नाते? धन्यवाद हरवीर जी। ये सारे सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए संस्थाओं के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये आप सहकारिता के ऊपर इतना फोकस दे रहे हैं। एनसीडीसी जब शुरू हुआ था 1963 में, आपने बताया करीब 2.5 करोड़ के करीब हमने लोन दिया था। ये सफ़र में अभी तक हमने 1,54,000 करोड़ के करीब लोन दे चुके हैं और ये 1,54,000 करोड़ का लोन जो सिर्फ कोऑपरेटिव्स को ही हम देते हैं और किसी को नहीं। पिछले 6 साल में इस 1,54,000 करोड़ का ऑलमोस्ट 80% पिछले 6 साल में हमने अचीव किया है। ये एक हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट है और सुख की बात है कि हम ये चीज़ हम निभा पाए हमारे किसान भाइयों के लिए और बाकी कोऑपरेटिव्स के लिए। तो ये एक जो एक मैंडेट है एनसीडीसी का, उसमें एक तो शुरुआत में अगर हम देखें तो बहुत सारा फोकस था, चीनी मिल लगाने को लेकर के था, वेयर हाउसिंग की तरफ वो कोशिश थी, प्रोक्योरमेंट को लेकर के था। लेकिन जिस तरह से इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ और कृषि और संबद्ध क्षेत्र के अलावा कोऑपरेटिव बैंकिंग में भी सक्रिय है, कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्टेशन में भी है, कोऑपरेटिव सोलर एनर्जी में भी है, डेयरी में भी है, शिपिंग में भी है। तो ये इसके जो इतने आयाम हैं उसके बारे में आप बताइए कि कहाँ कहाँ और जो इंटरेस्टिंग सेक्टर है जहाँ पर आम आदमी नहीं सोचता कि कोऑपरेटिव उस तरीके से काम करता होगा और एनसीडीसी उसको सपोर्ट कर रहा है। देखिए, एनसीडीसी जो बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग अपने हमारे देश के कोऑपरेटिव्स के साथ डाइवर्स एरियाज़ में हम जुड़े हुए हैं। हमारे इसको हम कहते हैं नोटिफाइड सर्विसेज। हमारे एनसीडीसी एक्ट के अंदर नोटिफाइड सर्विसेज है। उसमें आप जनरली कह सकते हैं अगर अर्बन हाउसिंग कोऑपरेटिव को छोड़ के और किसी भी सेक्टर में हम लोग जुड़े हुए हैं। अंडमान निकोबार हमारे देश के जो बहुत डिफ़िकल्ट फार फ्लंग एरिया है, वहाँ के जो लोकल जितने भी शिपिंग सर्विसेज पैसेंजर के लिए, सप्लाईज़ के लिए, हमारे इवन हमारे जो नेवी के लिए, आर्मी के लिए, उनके जो सप्लाईज़ है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो शिपिंग क्रूज़ लाइन है वो सप्लाई करता है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए शिपिंग और क्रूज़ लाइन टू एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट, जैसे
एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट पिछले साल हमने ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ का रुपया हमने दिया, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत जो प्रोक्योरमेंट होता है, किसान को एश्योर्ड प्राइस मिलता है, ये हमारा दायरा रहा है। लॉकडाउन के चलते और ये कोविड-19 महामारी से जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई है, उसके चलते आपका जो डिसबर्समेंट है इस साल कितना गिर गया है, उस पर क्या इम्पैक्ट आया है पिछले साल के मुकाबले? देखिए, इस साल का डिसबर्समेंट से पहले मैं एग्री इकोसिस्टम जो एग्री ऑर्डिनेंसेस नए इकोसिस्टम की बात करूँगा। इसमें कोऑपरेटिव्स के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें मिला है। कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल का डिसबर्समेंट कम हुआ है, ऑलमोस्ट आधा हुआ है, मगर ये जो इकोसिस्टम में जो नया अपॉर्चुनिटी आया है उसमें हम सोचते हैं कि बाय द एंड ऑफ द ईयर हम कैचअप करेंगे। जहाँ तक कोविड की बात है, ये हमें बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे कि कोऑपरेटिव सेक्टर में डिफ़ॉल्ट्स जो है एनसीडीसी लोन का वो बहुत ही कम है। इवन आज की डेट पे हमारा 99% रिकवरी रेट चल रहा है। कोविड के बावजूद हमारे जो कोऑपरेटिव्स के साथी हैं वो लोन ठीक टाइम पे। तो आपको कोई रिस्ट्रक्चरिंग या मोरेटोरियम की ज़रूरत नहीं पड़ी? देखिए, जहाँ तक रिस्ट्रक्चरिंग और मोराटोरियम की बात है, एनसीडीसी एक्ट के तहत हम लोग गाइडेड हैं। हमारे एनसीडीसी एक्ट के सुप्रीम बॉडी जो होता है गवर्निंग काउंसिल हेडेड बाय आवर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और चेयरमैन जो हैं सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं। कि आप भी पहले किसी संस्थान से या किसी बैंक से आप पहले फाइनेंस कराते हैं अपने आप को, फिर उसको रीफाइनेंस करते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर को, ये कैसे संभव है इतना कॉम्पिटिटिव बना रहना? देखिए, इसमें बहुत सारे रोल है। आज तक एनसीडीसी ने एक भी रुपये का कोई भी अपना मार्केट बोरोइंग डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। नंबर 2 बात है, हमारा जो एनपीए है इट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो है। 99.5.8 के ऊपर हमारा जो रिकवरी रेट है, नंबर 2 है। तीसरा है, हम लोगों की जो रेटिंग है, रेटिंग बाय ऑल बिग एजेंसीज, वी आर हाईली रेटेड। चौथा है, हम लोगों का जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आर वेरी स्मॉल, वी आर हाईली आईटी एनेबल्ड, एंड आईटी एनेबल होने के वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम होता है। ट्रस्ट ऑफ लेंडर्स, हम लोग 18-20 प्रोमिनेंट बैंक्स ऑफ द कंट्री और विदेशी बैंक हमें लेंड करते हैं, उनका मेन ट्रस्ट इसी वजह से है, और ये सरकारी प्रतिष्ठान होने के नाते भी बाकियों का ट्रस्ट हमारे ऊपर ज़्यादा रहता है। बैंक्स के एनपीए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कहीं का तो एनपीए 20-22-24% तक चला गया था। तो ऐसे में आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं कि इतना आप फाइनेंस भी करते हैं एनुअल, और आप लोगों का कोई एनपीए क्यों नहीं होता? ऐसी क्या स्ट्रेटजी है जो इसके पीछे आप लोगों को कामयाब रख रही है? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब किसी भी प्रोजेक्ट, चाहे वो 1 लाख रुपये का प्रोजेक्ट हो या 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो, उसका ड्यू डिलिजेंस हम बहुत स्ट्रांगली करते हैं, और हमारा सेट गाइडलाइंस है। ऐसा नहीं कि हमारा ट्रांसपेरेंट सेट गाइडलाइंस है, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। उसके तहत ड्यू डिलिजेंस हम काफ़ी स्ट्रांगली करते हैं, बट वी डू द ड्यू डिलिजेंस अलॉन्ग विद द बोरोवर का जो राइट टाइम की नीड है, राइट अमाउंट को नीड है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। अगर जिस वक्त जो कोऑपरेटिव का जब पैसा चाहिए उसको हम नहीं देते हैं, उसमें 15 दिन डिले कर देते हैं, फिर वो प्रॉब्लम होता है ऑपरेशंस का, और जितना अमाउंट चाहिए हम उसका उतना अमाउंट प्रोवाइड करते हैं। देन ड्यू डिलिजेंस में जो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी भी हम बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। दैट इज़ वाई हमारा एनपीए भी इसलिए कम होता है। तो ये शुरुआत के जो साल थे एनसीडीसी के, उसमें चीनी उद्योग को बहुत फोकस किया गया था। बहुत सारी कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को फाइनेंस किया, खासतौर से महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में भी कुछ चीनी मिलें आई थी। तो अभी क्या वो चीनी मिलों का मसला बदल रहा है और बाकी सेक्टर्स पर फोकस बढ़ रहा है? देखिए, चीनी एक कमोडिटी सेक्टर है। चीनी या कॉटन एक कमोडिटी सेक्टर है, साइक्लिकल अप डाउन होता है, और दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन लोकल एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब इंडिया का एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन और ग्लोबल सिचुएशन। तो चीनी में कभी अच्छे दिन भी आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। तो कॉटन में भी वैसे आते हैं। हमारा एक्सपोजर चीनी और कॉटन में दोनों में काफ़ी है, बट हमें ये खुशी है कि चीनी जो कोऑपरेटिव मिल्स प्रोड्यूस करते हैं, दे आर गवर्नड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। उनका स्टॉक लिमिट वगैरह सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कवर करता है, और एक भारत सरकार के एक शुगर डेवलपमेंट फंड, उसको हम मैनेज करते हैं। उसमें कभी उतार चढ़ाव ये होता रहता है,
बट सिंस इट इज़ ए साइक्लिकल थिंग, ईयर ऑन ईयर इसको नहीं देखा जाता है, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लिया जाता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हमारा पॉजिटिव है। बट एसडीएफ में तो काफ़ी जो एक तरीके से सस्ता कर दिया जाता है, वो तो जब चीनी का प्रोडक्शन होता है उसी में लेवी होता है, उसी से इकट्ठा होता है। तो अभी वहाँ पर क्या स्थिति है? एसडीएफ का जो चीनी कोऑपरेटिव्स के लिए हमारे थ्रू जो जाता है, काफ़ी मिल्स महाराष्ट्र के, गुजरात के, पंजाब के, यूपी के, उनको दिया गया है, कर्नाटका के भी दिया गया है। उसमें एसडीएफ इज़ मैनेज्ड विद इन द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल विद इन दैट। तो ये अभी आपको एक बड़ा फोकस यहाँ भी आया है जो डेयरी सेक्टर है, बिकॉज सरकार की कोशिश है कि जो किसान की आमदनी है वो सिर्फ फसलों से ना हो, बट जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं, डेयरी है, फिशरीज है, पिगरी है, या फिर आपका मधुमक्खी पालन है, और तमाम सारी ये ऑफ एक्टिविटीज़। बट डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है उसमें आपकी काफ़ी बड़ी भागीदारी है। उसका क्या परफॉर्मेंस है? क्या उसमें पैसा ले रहा है डेयरी सेक्टर, या अभी उसमें को बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है? जो DIDF का फंड बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में, उसमें जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, उसमें एक NCDC भी है, नाबार्ड है। उसमें ये ग्रेजुअली टेकअप कर रहा है। जितना हमें एक्सपेक्टेड था पिकअप करेगा, उतना पिकअप नहीं हुआ है। बट ये जो डाइवर्सिफिकेशन का है, उसमें जो आपने एक तो जो एक्टिविटीज़ हैं उनको डाइवर्सिफाई किया सेक्टोरल, और क्षेत्रीय आधार पर रीजनल डाइवर्सिफिकेशन भी करने की कोशिश की है। तो अभी जो रीजनल डाइवर्सिफिकेशन के लिए और सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन के लिए, इसमें क्या स्ट्रेटजी अभी है NCDC की? देखिए, एक डाइवर्सिफिकेशन है रीजनल मीन्स जियोग्राफिकल एरियाज़ का, दूसरा है क्या कंटेंट डाइवर्सिफिकेशन, मतलब किस प्रोडक्ट को कैसा हम लोग मूव कर रहे हैं प्रोसेसिंग की तरफ, क्योंकि वैल्यू चेन में वैल्यू एडिशन ज़्यादा करेंगे। हर चीज़ में NCDC है। आपको ये मैं बताऊंगा कि देश का सबसे बड़ा पिगरी प्रोजेक्ट, पिगरी वैल्यू चेन प्रोजेक्ट जो है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमने NCDC ने सैंक्शन किया है नॉर्थ ईस्टर्न मेघालय स्टेट के लिए। देश का सबसे बड़ा फिशरी प्रोजेक्ट, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट इन ए स्टेट, करीब 1600 करोड़ का, वो तेलंगाना में सैंक्शन किया है। एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट सबसे बड़ा जो इस देश का है, कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट, 3600 करोड़ के करीब, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसका लॉन्च किया है उत्तराखंड स्टेट के लिए। तो ये डाइवर्सिफिकेशन हो गया कंटेंट के हिसाब से। अभी रीजनल एरिया में पिछले 3 साल में नॉर्थ ईस्ट में शुरू से 1963 से 3 साल तक जितना हुआ था उसका 10 गुना ऑलमोस्ट ज़्यादा हमने नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्ट किया है। ये अगर हम देखें, जो आर्थिक उदारीकरण का दौर था अर्ली 90s का, उसमें बहुत सारा फोकस प्राइवेट सेक्टर के ऊपर चला गया और MNCs पे चला गया। तो ऐसे में क्या कोऑपरेटिव कहीं अब पीछे तो नहीं छूट रहा है, या कोऑपरेटिव उतना अट्रैक्टिव सेक्टर नहीं बचा जो उसके पहले था? उसको लेकर के आपका क्या टिप्पणी है? देखिए, जो कॉमन परसेप्शन है कि देश का जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, वो उसका डेवलपमेंट कॉरपोरेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हो रहा है, मगर ये सही नहीं है। क्योंकि इस देश के जो किसान हैं, ऑलमोस्ट 94% जो हमारे किसान हैं वो कोई एक कोऑपरेटिव्स का मेंबर है। तो 94% किसान एक कोऑपरेटिव्स के मेंबर है, और इन कोऑपरेटिव्स के मेजॉरिटी के साथ NCDC जुड़ा हुआ है। और ये जो नया एग्री इकोसिस्टम है, उसमें जो कोऑपरेटिव्स और कॉरपोरेट्स दोनों मिल के जो काम करने का एक नया अपॉर्चुनिटी आया है, उसको हम 3C कहते हैं, कोऑपरेटिव, कॉरपोरेट, कोलैबोरेशन। जो प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, प्रोडक्शन जो एक पर्टिकुलर लेवल तक कोऑपरेटिव्स कर सकते हैं, जो हाईटेक वैल्यू एडिशन, एग्रीगेशन, मार्केट एक्सेस, एक्सपोर्ट, बहुत सारे चीज़ों में कॉरपोरेट्स कर सकते हैं। ये एक अच्छा कोलैबोरेशन हो सकता है नए एग्री इकोसिस्टम जो ये तीनों ऑर्डिनेंस ने दिया है। हम सोचते हैं कि फ्यूचर का। तो ये एक बताइए मुझे कि जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो सबसे एक निचला एक अंग है कोऑपरेटिव का, वहाँ से शुरुआत होती है। बहुत सारी सोसाइटीज़, लाखों सोसाइटीज़ हैं, कितना इकोनॉमिकली वायबल है? आर्थिक रूप से कितनी सोसाइटीज़ सक्षम हो पाती हैं कि वो रिजल्ट ठीक दें? देखिए, प्राइमरी सोसाइटी जब हम कहते हैं, वो प्राइमरी सोसाइटी एग्रीकल्चर क्रेडिट के तहत होता है, उनको पैक्स कहा जाता है। प्राइमरी सोसाइटी डायरी में भी होता है, फिशरी में होता है,
बाकी चीज़ों में भी प्राइमरी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं। तो ये एक देश में काफ़ी सारी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जो विमेन कोऑपरेटिव है, महिलाओं के जरिए चलाई जाती हैं और कई क्षेत्रों में है, आप भी जानते हैं, हमने भी देखा और काफ़ी सक्सेसफुल भी है। तो उसको लेकर के किस तरीके का एनसीडीसी का एक उनकी तरफ क्या कोई प्रोग्राम रहता है या उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए अलग से उनको बेहतर सुविधाएं देने का किस तरह से फोकस रहता है? देखिए, इसमें एनसीडीसी की तरफ से हम एक क्योंकि युवाओं को हम काफ़ी फोकस देते हैं, उसमें एक हमारा एक स्पेशल स्कीम है वुमेन कोऑपरेटिव्स के लिए। इसमें हम चाहते हैं कि हमारा स्कीम जो है टारगेट करता है वुमेन कोऑपरेटिव जो 100% वुमेन कोऑपरेटिव, उनको स्पेशल इंसेंटिव देते हैं। ब्याज दर जो है नॉर्मल ब्याज दर से 2% कम होता है, और उसमें वो कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले था होता था 3 साल मिनिमम कोऑपरेटिव सोसाइटी होना चाहिए, मगर ये जो कोऑपरेटिव्स है इनको हम 3 महीने पुराना कोऑपरेटिव्स को भी हम सपोर्ट करने। आज तक अगर हमारा पिछले 6 साल में देखें तो 1 करोड़ 8 लाख के करीब वुमेन इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमने असिस्ट किया है। मेजर पार्ट जो उसका है, हम जो माइक्रो फाइनेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी है, चाहे महाराष्ट्र के हो या आंध्र प्रदेश के हो, तेलंगाना के हो, जो माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड कोऑपरेटिव्स हैं उनको हमने काफ़ी बड़े तरीके से सपोर्ट किया। कोऑपरेटिव में एक इस तरह का इमेज आता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है और जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो कोऑपरेटिव को कंट्रोल करता है और वो उनका जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है या जो उनका आर्थिक रूप से जो उनका परफॉर्मेंस है उसके ऊपर असर डालता है। हम लोग देखते हैं गवर्नेंस, इलेक्शन सही टाइम पे हो रहा है नहीं हो रहा है, या उनका मैनेजमेंट कंट्रोल्स क्या है, बट जो निष्कर्ष है हम लोगों का एक्सपीरियंस है, जहाँ प्रोफेशनल मैनेजमेंट है जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जहाँ चाहे प्राइमरी हो या हायर लेवल का सोसाइटी हो, वो सब कोऑपरेटिव प्रोफेशनल मैनेजमेंट में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। उसके तहत एनसीडीसी एक स्पेशल प्रोग्राम भी रन करता है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो मैनेजमेंट है उनको ट्रेन करने के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बताइए कि आजकल जैसे आपने यूथ का जिक्र किया था, बट आजकल का जो युवा है वो तो कोऑपरेटिव को उतना स्मार्ट सेक्टर नहीं मानता जितना कॉरपोरेट को मानता है, वो उधर जाना चाहता है। तो इधर आप लोगों ने अभी एक अपना एक यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया जिसमें आप लोगों को कोऑपरेटिव के बारे में रीजन स्पेसिफिक, स्टेट स्पेसिफिकली प्रमोट करने के लिए जानकारी देने का एक कैंपेन आपने चलाया। तो ये सब क्या आपकी जो पहल है वो कितना कारगर लगता है आपको साबित हो पाएगी इसमें? देखिए, इसमें वी हैव टू लुक एट इट एज ए सिस्टम, एज ए इकोसिस्टम। इसमें बहुत सारे पहलू है। एक है हमारा एक ओवरआर्चिंग स्कीम जो हम कहते हैं, उसको युवा सहकार बोल के हमारा स्कीम है। आपने एक स्मार्ट वर्ड यूज़ किया है, जो स्मार्ट वर्ड में स्टार्टअप, हमने कोऑपरेटिव स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए युवा सहकार बोल के एक स्कीम लॉन्च किया है, जिसमें ज़्यादा फोकस है वुमेन के ऊपर, पीडब्ल्यूडी के, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। सहकार मित्रा उसी कड़ी में और एक चीज़ है, सहकार मित्रा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे फाइनल ईयर में हो, मास्टर्स कर रहे हैं, उनको हम पेड इंटर्नशिप देके कोऑपरेटिव्स को तरफ खींचते हैं ताकि वो कोऑपरेटिव को समझें। उसके साथ साथ कोऑपरेटिव कैसे बनाना है उसमें लिए हमने कोप ट्यूब चैनल बनाया। अभी तक 18 स्टेट के लिए सेपरेट चैनल्स बनाए गए हैं, सेपरेट वीडियोस बनाए हैं कैसे कोऑपरेटिव्स बनाया जाए, क्योंकि कोऑपरेटिव स्टेट लेजिस्लेशन में आता है। स्टेट लेजिस्लेशन के तहत कैसे बनाया जाए वो एक है। तो ये एक पूरा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं, युवा सहकार, सहकार मित्रा, सहकार कोप ट्यूब, ये फोकस्ड है यूथ के ऊपर ताकि यूथ इसके ऊपर आए। क्या ज़रूरत अलग से एफपीओ नाम देने की है? बिकॉज कोऑपरेटिव वही तो एक बात है, कुछ अलग है क्या? नहीं, देखिए, एफपीओ जो कॉमनली लोग समझते हैं एफपीओ मतलब कंपनी है, मगर ये जो नया लेजिस्लेशन अभी ऑर्डिनेंस आया है उसमें क्लियरली ये बताया गया है कि एफपीओ मीन्स एनी ग्रुप ऑफ फार्मर्स हु हैव बीन फॉर्म्ड अंडर एनी एक्ट। तो एफपीओ को ये मतलब एक लेजिस्लेशन ऑर्डिनेंस के रूप में इसको डिफाइन किया गया। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एक्ट में फार्मर्स ग्रुप अगर रजिस्टर हुए, चाहे कोऑपरेटिव हो, कंपनी हो, वो सबको एफपीओ माना जाएगा। और एफपीओ में जो कोऑपरेटिव्स ज़्यादा सक्सेसफुल है, अगर देखा जाए तो कोऑपरेटिव्स जो वही काम कर रहे थे, नए कोऑपरेटिव्स बन रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, वैल्यू एडिशन कर रहे थे, दे आर मोर सक्सेसफुल व्हिच वी फील।
तो एक जैसे आपने कहा कि कोऑपरेटिव जो है वो स्टेट लेजिस्लेशन से गवर्न होता है, और कई सारे स्टेट में लेजिस्लेशन बहुत ही ऑटोनॉमी नहीं देते कोऑपरेटिव को, कुछ जगह देते हैं, जैसे गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, आंध्रा में भी दो कानून है, एक पुराना कोऑपरेटिव है, एक नया है। एक मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट राज्यों को कहा गया, उसके हिसाब से आप बदल दीजिए। बट बहुत सारे स्टेट उस पर, जैसे नॉर्थ के जो स्टेट हैं, वो यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा, पंजाब, बड़े रिजिड हैं, उस तरीके का नहीं देता। ऐसे में जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, और एज ए प्रोड्यूसर कंपनी भी उसको कंपनीज एक्ट में जाकर रजिस्टर करा सकते हैं, आपको लगता है कि वो जो स्टेट का जो ऑटोनॉमी को एक तरीके से कंट्रोल करने वाला जो फैक्टर है, उससे बाहर आ सकते हैं अगर ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है? और कई सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में है, और उन्होंने कंपनीज एक्ट में प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में अपने आप को शिफ्ट किया है। तो क्या लगता है आपको, ये ज़्यादा फिजिबल मॉडल है? देखिए, हम लोग जो सोचते हैं कि जो एफपीओज कोऑपरेटिव्स बनते हैं लोकल लेवल पे, अगर वो फेडरेट करें एज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स में जो सेंट्रल रजिस्टर भारत सरकार में है वो उनको रजिस्टर करते हैं, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स बहुत सारे हाईली सक्सेसफुल है। आप सबसे बड़ा सक्सेस ऑफ द वर्ल्ड इज इफ़को द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव इन द वर्ल्ड, इट्स ए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव। तो इफ़को के बराबर कोई कंपनी उस फील्ड में कोई है नहीं। सो सिमिलरली हमें कोऑपरेटिव्स के बारे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड इसलिए रखना चाहिए क्योंकि कोऑपरेटिव्स आर नॉट, दे डू नॉट एंजॉय ए लेवल प्लेइंग फील्ड। अभी पहली बार ये जो ऑर्डिनेंस लाके कोऑपरेटिव्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा रहा है जो विज़ावी प्राइवेट सेक्टर। तो हमें उसमें देखना पड़ेगा कि हमें कोऑपरेटिव्स को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, जो बाकी सिस्टमिक सपोर्ट है जैसे क्रेडिट गारंटी कोऑपरेटिव्स को जो लेंड करते हैं उनको मिलना चाहिए। एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है आरबीआई का, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो अगर एनसीडीसी कोऑपरेटिव्स को लेंड करता है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो अभी ओनली कमर्शियल बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्टेटस मिलता है अगर एग्रीकल्चर में देते हैं। सो सिमिलरली कुछ सिस्टमिक चीज़ें ओपन अप होने की पॉसिबिलिटी है ताकि ये कोऑपरेटिव्स भी आगे कंट्रोल से बाहर जाए। संदीप जी, ये ग्लोबली जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जिसमें अमेरिका हो, यूरोप हो, और इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वह कोऑपरेटिव बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, और बड़ी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डेयरी में हो, ग्रेन में हो, बैंक्स में हो, तो वो बहुत कोऑपरेटिव्स उसको रन कर रहे हैं। तो वो जो एक तरीके का जो इमेज वहाँ पे कोऑपरेटिव का है, हम लोग अपने यहाँ देखें तो कोऑपरेटिव का हम लोग थोड़ा सा बैकवर्ड, बेसिकली बहुत अट्रैक्टिव नहीं, और उस तरीके का देखते हैं। तो ये जो कंपैरिजन है कोऑपरेटिव सेक्टर का इंटरनेशनल और हमारा जो घरेलू, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या कंपैरिजन या क्या अंतर दिखता है आपको इसमें? देखिए, हम दो कोऑपरेटिव्स के नाम लेंगे जो देश के लिए मॉडल है, इंटरनेशनल मॉडल है। एक है इफ़को, दूसरा है CCMMF, अमूल जिसको कहते हैं। ये दोनों इंटरनेशनल एरेना में भी अपना प्रेजेंस बड़ा अच्छा दिखाया है। किसी भी सिस्टम में एक हमारा जो डेवलपिंग कंट्री का कंटेक्स्ट में, अगर हम डेवलप्ड नेशन का, चाहे वो यूरोपियन कोऑपरेटिव्स को लें या कैनेडियन कोऑपरेटिव्स का लें, उनके साथ कंपैरिजन करना होल हॉग शायद सही नहीं होगा। बट हमारे जो इवन कोऑपरेटिव बैंक्स है, पर्टिकुलरली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और कुछ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, वो भी बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस है, डाइवर्स टाइप ऑफ लेंडिंग है। बट जो फैशन है, फैशनेबल हम देखते हैं एक पर्टिकुलर नज़रिया से, वो नज़रिया से शायद फैशनेबल होता है जो बॉलीवुड या हॉलीवुड उसको प्रेजेंट करता है। बट हमारे नज़रिया में हमारे किसान या हमारे फिशर वुमन, उसका जो डे टू डे लाइफ के वो जो परफॉर्मेंस करते हैं वो हमारे लिए फैशनेबल है। सो मुझे लगता है कि हमारे जो इंटरनेशनल एरेना में जो ये कोऑपरेटिव्स मैंने नेम किया, वो हमारे लिए मॉडल है। उसी टाइप का मॉडल हमें रेप्लिकेट करना चाहिए ताकि हम लोग अच्छे एफिशिएंटली परफॉर्म करें, अच्छे प्रॉफिट करें फॉर वैल्यू टू द फार्मर्स एंड अदर मेंबर्स। ये हमारा यार्डस्टिक होना चाहिए। बट फिर भी ये है कि वहाँ पे अभी जैसे हमारे यहाँ एक अवेयरनेस का बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में कोऑपरेटिव्स को लेकर, कि इवन आपके जो एनसीडीसी है वो क्या करती है, कैसे उसका लोग बेनिफिट ले सकते हैं, उसको लेकर के अवेयरनेस का लेवल, जानकारी का लेवल वो नहीं है जो कि होना चाहिए।
क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट आप लोग काम करते हैं। और उसके बारे में अगर आप यहाँ से थोड़ा बाहर निकलें, दिल्ली के बाउंड्री के बाहर भी जाएंगे, तो जो आम किसान है या जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उनको अभी उस तरीके का जानकारी का स्तर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो हमारे इस तरफ के जो राज्य हैं वहाँ कोऑपरेटिव का कल्चर बहुत वीक है, वो उस तरह से नहीं है उनके अंदर कोऑपरेटिव को लेकर के जो जिस तरीके का एक भाव होना चाहिए। जो कोऑपरेटिव्स का अवेयरनेस और एनसीडीसी के अवेयरनेस की बात है, हम डिफरेंट लेवल्स पे देखते हैं, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, कंट्री लेवल, इंटरनेशनल लेवल। एनसीडीसी काफ़ी इसमें प्रयास हुआ है। पिछले साल हमने एक इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर किया जो आज तक वर्ल्ड में कभी भी नहीं हुआ था। पहली बार हमने इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर किया। काफ़ी नेशनल लेवल अवार्ड्स को हम स्पॉन्सर करते हैं और जुड़े हैं, और रीजनल अवार्ड्स भी हम कराते हैं जिसमें कंपटीशन कराते हैं। दैट इज़ अ वे टू कम्युनिकेट की अवेयरनेस। बट एट द सेम टाइम हमारा फोकस रहा है लिस्ट कोऑपरेटिवली डेवलप्ड स्टेट और लेस कोऑपरेटिव डेवलप्ड स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स के ऊपर। कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि किस तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर के कितने आयाम हैं, कितना महत्वपूर्ण ये सेक्टर है हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, और जो नई तरीके का इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है उसके लिए। संदीप जी, आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे लिए समय निकाला हिंद किसान डायलॉग के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दर्शकों को बताऊंगा कि इस के बाद फिर हम लोग फिर एक बार आपके पास आएंगे एक महत्वपूर्ण शख्सियत को लेकर के, जो आपकी जानकारी को रिच करेंगे, आपको एक बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होगा। आप जुड़े रहिए हिंद किसान डायलॉग के साथ। नमस्कार।